हमारे पड़ोस में 65 साल का बुढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ रहता था। वो अपनी बेटी को घर में कैद करके रखता था, उसे कहीं भी नहीं जाने देता था। जब भी कोई उसके घर रिश्ता लेकर जाता तो वो चिल्लाकर भगा देता था। एक दिन उसकी बेटी ने मुझे एक डायरी दी और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो ये मेरे पापा को दे देना। अगले दिन उस लड़की की मौत हो गई और उसके बाद उसके पापा माला माल हो गए। सच जानने के लिए मैंने डायरी खोलकर पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो हमारे घर के सामने वाले मकान में 65 साल का एक बुढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। उनका कोई बेटा नहीं था। अंकल जी की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो कोई भी उस लड़की का रिश्ता मांगने आता तो अंकल जी उसे धक्के मार कर घर से निकाल देते थे। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत चौकन्ना रहा करते थे। वो उसे कहीं भी अकेले बाजार नहीं जाने देते थे। घर के दरवाजे हमेशा ही बंद रहते थे। पास पड़ोस में भी किसी से भी बात नहीं करने देते थे और ना ही मैंने कभी उसे घर की छत पर देखा था। वो लड़की हमेशा घर के अंदर रहती थी, जैसे किसी जेल में हो। मेरा अक्सर मन करता कि लड़की से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे लगता है हमारी पड़ोस वाली प्रियंका से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है। उसका बूढ़ा बाप हर टाइम उसे घर में बंद रखता है। मम्मी कहने लगी, बेटा, ये लोग बहुत ही अजीब से हैं। तुम खबरदार जो उनके घर गई। मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए थे, मगर उसने धक्के मारकर सबको निकाल दिया। ऊपर से उल्टा सीधा बोलता है, वो अलग। मुझे तो लगता है इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी मुझे बहुत अजीब सी बात कही थी। आंटी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये उस बूढ़े की बेटी ही नहीं है। कोई भला अपनी बेटी को ऐसे कैद में रखता है क्या? ऊपर से उसका कहीं रिश्ता भी तय नहीं करता, जबकि वो अब शादी लायक हो गई है। आंटी की बात सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी कि आखिर ये बुढ़ा अपनी बेटी से किसी को मिलने क्यों नहीं देता। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। फिर आंटी कहने लगी कि तुम उन लोगों के बारे में क्यों पूछ रही हो, और मैं तो कहती हूँ कि दूर रहो तुम उन लोगों से। आजकल का जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं। पहले मम्मी और अब इन आंटी की बात सुनकर तो मेरे मन में उत्सुकता और बढ़ गई थी। ऊपर से मुझे प्रियंका के बारे में सोच सोचकर बहुत बुरा लगता था कि बेचारी खुद को कितना अकेला महसूस करती होगी। ना उसकी माँ है, ना उसकी बहन और ना ही कोई सहेली। बेचारी किससे अपना मन हल्का करती होगी। पता नहीं वो आदमी क्या क्या जुल्म करता होगा उस पर। मैं किसी भी सूरत में अब इस मामले को नहीं जाने देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उस घर के सामने से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गई कि प्रियंका रो रही है। पता नहीं अंकल ने आज क्या किया होगा उसके साथ कि वो ऐसे रो रही है। जब मैंने घर के दरवाजे को खोला तो सामने ही अंकल खड़े थे। बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे वो। मुझे देखकर कहने लगे कि क्या बात है लड़की, कहाँ चली आ रही हो? मैंने कहा कि अंकल माफ कीजिएगा, पर आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। तो वो कहने लगे कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के मामले से दूर रहो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे खरी खोटी सुनाकर उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं सोचने लगी कि क्या बदतमीज बुड्ढा है, ऐसे कौन किसी से पेश आता है। जब मेरे साथ उसका व्यवहार ऐसा है तो प्रियंका के साथ तो पता नहीं क्या करता होगा। मैंने घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताई तो मम्मी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि मैंने जब मना किया था तुझसे तो क्यों गई थी उनके घर? बोला था ना तुझसे दूर रहने के लिए। फिर क्या चुल मची है तुझे? अपने काम से काम रखा करो। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी। एक दिन मैं अपनी सहेली रेखा के घर गई। रेखा का घर प्रियंका के घर से चिपका हुआ था। मैंने रेखा से कहा कि चलो छत पर चलते हैं। जब हम छत पर पहुंचे तो मैंने देखा कि प्रियंका का घर का आंगन छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त को भी सारी समस्या बता दी और उसे कहा कि मुझे लगता है उस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर रेखा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो?
उसकी बात ने मुझे और ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा कि बस एक बुढ़ा और उसकी बेटी रहते हैं। इस पर मेरी दोस्त कहने लगी कि तुम्हें कैसे पता कि वो बेटी और बाप हैं? क्या पता वो दोनों पति पत्नी हो और इसीलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता हो, क्योंकि कहीं लोग उसे ये ना कहे कि तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। तो मैंने उसे कहा जो भी हो, मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा है और मुझे लगता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। इस पर मेरी दोस्त कहने लगी कि जो भी हो, पर हमारे लिए ही अच्छा होगा कि हम अपने काम से काम रखें। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के मैटर में अगर हम अपनी टांग अड़ाएं तो हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अभी हम दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी हम लोगों ने उस लड़की को आंगन से जाते हुए देखा। उसे देखकर मैंने अपनी सहेली से कहा कि यही अच्छा मौका है, हम लोग अभी उससे बात कर सकते हैं। इस पर मेरी सहेली कहने लगी कि मुझे नहीं करनी कोई बात, तुम ही करो, मैं तो जा रही हूँ। ये बोलकर मेरी सहेली रेखा वहां से चली गई। रेखा के जाने के बाद मैंने उस घर में रहने वाली लड़की को धीमे से आवाज लगा दी। मुझे देखकर वो लड़की अंदर की तरफ जाने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वो तुरंत वहां से ऊपर छत पे आ गई। मैंने उसके आते ही उसे हेलो किया। फिर मैंने उसे अपना नाम बताया, नायरा। वो बोली बहुत सुंदर नाम है आपका, और मैं प्रियंका हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें अक्सर देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुखी रहती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो वो कहने लगी कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि तुमसे दोस्ती करके कोई क्यों बर्बाद होने लगा? अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और यह वादा करती हूँ कि किसी और इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगी कि मैं एक बहुत बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता था मेरे पापा ने मुझे उस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जब पुरानी बातें सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया सब ठीक किया, मैं उसी लायक थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो पहेलियों में बातें कर रही थी कि तभी मेरी सहेली छत पर आ गई। वो बोली जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। हमारी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा प्रियंका से बात करने जरूर जाऊंगी। इसीलिए अगले दिन मैं फिर से अपनी सहेली के घर आ गई। मैंने जब छत से उसके घर में झांका तो वो आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसे इशारा किया और ऊपर आने के लिए बोला, तो उसने धीमे से कहा कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाजा खुला हुआ है। मैं उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, जैसे कि इसके पेट में दर्द हो रहा हो। वो बुरी तरह से रो रही थी। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तो वो कहने लगी ये दर्द मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। वो कहने लगी कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि भगवान मुझे माफ कर दे। मेरा जुल्म बहुत बड़ा है। मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। उसके पापा अच्छे कैसे हो सकते थे? मुझे तो उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो हमेशा पहेलियों में ही बातें किया करती थी, कभी भी कुछ भी साफ साफ नहीं बताती थी। पर इतना जरूर कह सकती थी कि वो बहुत दुखी थी। कोई तो ऐसी बात थी जिसने उसके दिल पर इतने घाव किए थे। मैं उसका दुख बांटना चाहती थी, पर शायद अब वो अपने दुख से दूर होना ही नहीं चाहती थी। मैंने कितनी बार उससे कहा कि बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। तो वो बस यही कहती थी कि मैंने इतने पाप किए हैं तो उसकी सजा यही है कि मैं इसी हाल में तड़प तड़प कर मरूं। फिर वो बोली कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर जरूर आना। तुम ही मेरी एक अकेली सहेली हो, मुझे अंतिम विदा देने जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उससे कहा कि कैसी बातें कर रही हो, तुम क्यों मरोगी? मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। ऐसी बातें तुम मुंह से भी मत निकालना। मेरी इस बात पर वो हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर वो वहां से उठी और अपनी अलमारी खोली। उस अलमारी में से उसने एक डायरी निकाली और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया। वो कहने लगी कि ये मेरे मरने के बाद मेरे पापा को दे देना।
मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, फिर वही मरने की बात। मानती हूँ हर किसी का अपना एक टाइम आता है कभी ना कभी, पर तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम ऐसी बातें ना क्या करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो कहने लगी कि ठीक है, नहीं करूंगी आगे से, पर ये डायरी प्लीज ले लो, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पापा को दे देना, जैसे कि उसे पता हो कि उसके साथ कुछ होने वाला है। मैंने डायरी उसे ले ली और घर वापस आ गई, पर मुझे उसके पापा पर शक होने लगा था। कहीं वो अपनी बेटी को मारने तो नहीं वाले थे। शायद प्रियंका को इस बात का आभास हो गया हो और इसीलिए वो मरने वाली बातें कर रही हो। पर प्रियंका ने तो ये भी कहा था कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। पर कौन लड़की अपने पिता के बारे में गलत सोचेगी। हर लड़की के लिए उसके पिता भगवान के बराबर ही होते हैं। मैं उसकी बात का क्या मतलब निकालूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो बाहर गली में शोर मच रहा था। मैं हड़बड़ा गई कि क्या हुआ है। बाहर आकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये सब क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या। मम्मी ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी ने बताया कि वो लड़की जो उस बूढ़े आदमी की बेटी थी, उसकी अचानक मौत हो गई। ये बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। मोहल्ले वाले भी हैरान थे। सब लोगों को लगा कि बुढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए। मेरे पापा भी उसके घर में चले गए। पापा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करते थे, उसके मरने की क्या वजह थी। ये सुनकर बुढ़ा रोने लगा। रो रो कर उसका तो बुरा हाल था। वो बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों के बार बार रिश्ता लाने पर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैं सबको भगा देता था। उसकी मौत कुदरती हुई है, ये बोलकर वो दोबारा रोने लगा। लोगों को फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तब कहने लगी कि यहाँ पर एक मौत हुई है और हमें लगता है कि उसमें इस बुढ़े का हाथ है। ये सुनकर बुढ़ा कहने लगा कि कैसी बात कर रहे हो आप लोग, वो मेरी बेटी थी, मैं प्यार करता था उससे, मैं उसे क्यों मारूंगा। मेरे पापा कहने लगे कि वह सब हम नहीं जानते, तुम उसे घर में कैद रखते थे, कहीं भी बाहर नहीं जाने देते थे, किसी से भी मिलने नहीं देते थे। तो वह बुढ़ा बोला कि वह काफी समय से परेशान चल रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो खुद ही बाहर नहीं जाती थी। मैं उसे बहुत बार डॉक्टर के पास भी ले गया था, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी की वगैरह का हिस्सा मत बनाओ। पापा कहने लगे कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसकी जांच की जाएगी कि उसकी मौत कैसे हुई। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बदसुल्की हो सकता है कि आप बेकसूर हो, पर उसकी मौत की कोई तो वजह होगी। इसीलिए बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को चिता पर लिटाने का मतलब यही है कि आप उसे इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। यह उसका हक है। मेरे पापा की बात सुनकर वो बुढ़ा मान गया और पुलिस उसकी बेटी की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। बुढ़ा अब घर आ चुका था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था। पुलिस वालों ने बूढ़े को बेकसूर कहकर छोड़ दिया था और मेरे पापा ने भी कहा था कि बुढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे प्रियंका की डायरी मिली। मुझे उसकी कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी मेरे पापा को दे देना। इसीलिए मैंने वो डायरी उस बूढ़े को देने का फैसला किया, क्योंकि वो उसकी अमानत थी। अगर मैं चाहूँ तो खुद भी पढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा करना मुझे सही नहीं लगा। मैं वो डायरी लेकर उस बुढ़े के घर की तरफ गई, मगर जैसे ही मैंने बुढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा, वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बुढ़ा उस मकान में किराए पर था और वह अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया था। उसने कहीं किसी दूसरे मोहल्ले में अपना एक बड़ा सा घर खरीद लिया था और अपना कारोबार भी शुरू कर दिया था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया था। वो बाप पहले इस गरीब से मोहल्ले में किराए के मकान पर रहता था और एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। अब अचानक ऐसी कौन सी लॉटरी उसके हाथ लग गई कि उसने बेटी की मौत के बाद अपना घर, अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं डायरी खोलकर खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बुड्ढे को कहाँ पर ढूंढूंगी। इसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी।
फिर अगर कभी भी मुझे वो मिला तो मैं उसे ये डायरी दे दूंगी। जब मैंने वो डायरी निकालकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका के ऊपर क्या गुजरी थी, कितने दुख झेले थे उसने। प्रियंका ने आंसुओं से भरे हुए शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें मेरी ही गलती थी। उस गलत कदम और उस पाप के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं था। माँ के मरने के बाद आपने मुझे एक माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे एक लड़के महेंद्र से प्यार हो गया था। अगर मैं उसकी बातों में ना आती, मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती, तो शायद मेरे साथ वो ना हुआ होता जिसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहा। महेंद्र एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा था कि वो सच में मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वो तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं महेंद्र को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वो मसीहा नहीं, वो तो भेड़िया था। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। वो बहलाकर मुझे अपने घर ले गया। जब मैंने उसके बड़े से घर में कदम रखा तो उसने मुझे यही वादा किया था कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाएगा, मुझे उस घर की रानी बनाकर रखेगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला वो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे वहां लाया था। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकी। मेरी चीख पुकार की आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब महेंद्र अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरे की माला फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत हो जाती है। मैं अब मर जाना चाहती थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए मैंने वो हीरो की माला निगल ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो माला कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत नहीं हुई। मैं अब घर वापस आ गई थी, पर यह बात अब मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गई थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं पापा से छुपकर महेंद्र से मिलती थी और अब मैं मर जाना चाहती थी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को यह हकीकत नहीं बताई थी। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गरीबी को मिटा सकता था। मैं जीते जी आपको यह हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती थी, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मेरे प्यारे पापा, अब तो मैं मर गई हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। आपकी प्यारी बेटी प्रियंका। उस लड़की के गम और दुख का अंदाजा मुझे हो चुका था। बाप अपनी बेटी की इज्जत पर आंच आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने बाप की इज्जत चंद पलों के लिए और चंद मीठी बातों के आगे हार जाए तो उससे बदकिस्मत कौन होगा। भगवान के लिए जो लड़की मेरी कहानी सुन रही है वो इस कहानी से सबक ले और मुझे बताए कि मुझे वो डायरी प्रियंका के पापा को देनी चाहिए थी या नहीं। अगर मैं उन्हें ये डायरी दे दूं तो वो उसे पढ़कर जीते जी मर जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।